हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे 30 मिनट्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पूरा रिव्यू बढ़िया से। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे सुपर क्लैरिटी आपको मिल जाए। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सुपर इजी फिजिक्स के लिए। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इन 30 मिनट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में देखिए जाइएगा और यहाँ पर आपको क्लास 12 फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर सारी चीजें अनलॉक है, आप वहां पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अरविंद एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल है आपको अपडेट्स देने के लिए, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको राइट गाइडेंस मिल जाए और आप आगे पढ़ पाए। और उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, तो ये है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के हैं। खास बात क्या है कि ऐसे ही क्वेश्चन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन यानी बोर्ड्स में आपसे पूछे जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको इसके ऊपर मिलेंगे और ये फुली सॉल्व है, इनके सॉल्यूशंस भी होंगे और 100% ये बोर्ड्स या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जिसको लगाने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लगा लिया है। और अच्छी बात क्या है कि जिसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है, चाहे पीसीबी चाहे पीसीएम या केवल फिजिक्स की बात करूं, वहां पर आपको एनसीईआरटी के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक्सरसाइज के और एग्जांपल्स के, जो मैंने खुद ही रिकॉर्ड किए हैं, जो सुपर इजी लैंग्वेज में है। चलिए, अच्छा, जिनको ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में, देखिए स्टोर सेक्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, उसको क्लिक करके ले लीजिएगा और पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है यानी पढ़ाई की बात। तो देखिए, पहले आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बेटा। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। यही बात मैंने यहां पे लिखी है, यानी ए से बी तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसे ही लिखते हैं वीबीए, वीबी माइनस वीए। और ये हो गया वर्क डन। पर यूनिट चार्ज की बात थी तो क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव इन नेचर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एसआई यूनिट होती है इसकी पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है और ये साथ में स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आगे बात, पोटेंशियल डिफरेंस से ही आपका बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल। वहां पर दो पॉइंट का जिक्र किया गया था, उनमें से पहला पॉइंट जहां से लेके आ रहे हो तुम, उसको अगर इंफिनिटी कर दो, ये देखिए ए पॉइंट को हमने क्या किया है, इंफिनिटी पे कर दिया है। तो जब ए को इंफिनिटी पे कर देते हो तो वो बन जाता है बी पर पोटेंशियल डिफरेंस बी, केवल बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट बी। क्योंकि ए पर यानी इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल लेते हो उसको इंफिनिटी लेते हो, ये याद कर लो, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहां पे लिखा भी है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, इसको याद करके रखिएगा। और एसआई यूनिट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट ही होती है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए की जगह आ जाएगा वी इंफिनिटी जो कि जीरो के बराबर है। तो ये वी बी माइनस जीरो यानी वी बी के बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस पोटेंशियल डिफरेंस में जहां से लेके आ रहे हैं उस वाले पॉइंट को इंफिनिटी कर देना है आपको। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनेगा। तो ये सोर्स चार्ज यानी जो पोटेंशियल बना रहा है उसकी बात कर रहे हैं, प्लस क्यू है, और आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहां पर देखिए ये पी है, पी कोई पॉइंट है, तो यहां पर कितना पोटेंशियल बनने वाला है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर। ये फॉर्मूला होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है जो पोटेंशियल बनेगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक होने का मतलब कि स्फेयर नुमा अगर ऐसे आप खींच दीजिए तो रेडियस आर, रेडियस आर, रेडियस आर, हर पॉइंट पर, ये P1 कह दीजिए, ये P2 कह दीजिए या P3, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो V मिलेगा। ये स्फीयर है, सर्कल मत समझना। तो ये इसे बोलते हैं, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक इन नेचर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया। सारी वो चीजें मैं बता रहा हूं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन ए डाइपोल, आप डाइपोल पहले चैप्टर में जान ही चुके हैं। उसके एक्सियल पोजीशन पे, यानी एक्सेस ये होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो एक्सियल पोजीशन पी हो गया जो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है। तो ये
पोटेंशियल बनता है v इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर ये शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है कि इसके बीच का जो सेपरेशन है 2a बोल दीजिए, या इसके जो 2a है वो r उससे काफी ज्यादा है, तो अगर r काफी बड़ा होगा तो ये शॉर्ट डायपोल हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला रिड्यूस कर जाता है और बन जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन ये होता है, इसको आप पकड़ के रखेंगे। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे डायपोल के सेंस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि भाई आप जान ही रहे हैं जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉल कर रहा है, तो v इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा। आगे हम लोग बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसमें से कुछ ना कुछ आपको आता जाता मिलेगा। तो ये क्या है, वी डायपोल और वी सिंगल चार्ज के बीच का डिफरेंस। तो वी डायपोल क्या होता है, डिपेंड्स ऑन थीटा। ये क्या करता है, पी और आर के बीच में जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये मान लीजिए डायपोल है, ये प्लस लिख देते हैं, ये माइनस लिख देते हैं। अब यहां पर अगर मैं एंगल बदल दूं, इस पॉइंट पे निकालना चाहूं आपको पोटेंशियल, तो कुछ और निकलेगा, और आर ले रहे हैं, इसी पॉइंट पर एंगल बदल दूं और आर वही रखूं, ये एंगल बदल गया देखिए, तो आपका वी डायपोल अलग आ जाएगा। तो वी डायपोल डिपेंड करता है थीटा पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन सिंगल चार्ज में ऐसा नहीं होता। सिंगल चार्ज में तो आपको स्फेरिकल सिमेट्रिक बताया था कि आर आप चाहे इस डायरेक्शन में लो चाहे आर इस डायरेक्शन में लो, हर जगह आपको पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। वेरी वेरी मेजर डिफरेंस। तो एंगल पर वी डायपोल डिपेंड करेगा, ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल डिपेंड नहीं करेगा। ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, इसको याद कर लीजिए। स्फेरिकली सिमेट्रिक हमने बता दिया था। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक का सिंपल मतलब होता है कि ये सिलेंडर है और इसकी एक्सेस की बात करूं तो चारों तरफ एक एक जगह आपको वी सेम मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। जो डायपोल होता है 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे r बढ़ाते हो 1/r स्क्वायर के हिसाब से इसका पोटेंशियल घटता है, और जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो डायपोल और पॉइंट चार्ज के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें अक्सर कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेते हैं, तो जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छी तरह पढ़ेंगे हम लोग। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक चार्ज की जगह कई चार्ज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और कितने भी हैं, और किसी पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो करोगे क्या, ये Q1 जितना पोटेंशियल बना रहा है मान लीजिए V1, Q2 जितना बना रहा है मान लीजिए Q2, V2, और Q3 कितना बना रहा है V3, इन तीनों को उठा के जोड़ दीजिए नेट पोटेंशियल, क्योंकि ये इसमें कोई डायरेक्शन तो होती ही नहीं पोटेंशियल में। तो सिंपल एल्जेब्रिकली यानी प्लस माइनस के साथ आप जोड़ लेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी पोटेंशियल आप निकालेंगे, जो फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज वाला, उसमें Q की वैल्यू प्लस या माइनस के फॉर्म में रखते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस या माइनस हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि वर्क आपने पढ़ रखा है पहले, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है, नेगेटिव वर्क डन भी होता है, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस तरह से दिमाग में रखेंगे तो आसानी लगेगी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि स्फेरिकल शेल अगर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो इसके पोटेंशियल आउटसाइड ऑन द सरफेस और इनसाइड द शेल कितना कितना होता है। तो देखिए ये शेल है और इससे सेंटर से r डिस्टेंस दूर पर आउटसाइड की बात कर रहे हैं, यानी स्मॉल r की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू 1/4 Q बाई r। ये ऐसे एक्ट करता है शेल जैसे पूरा चार्ज इसकी सेंटर पर सेंट्रलाइज्ड या केंद्रित हो गया हो। तो ये देखिए जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ये पॉइंट चार्ज वाला आ जाता है, इसलिए v इज इक्वल टू 1/4 Q बाई r। ऑन दी सरफेस की बात करेंगे तो ये जो स्मॉल r को कैपिटल R से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है, बात खत्म। और इनसाइड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता। इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है ये वही होता है जो इसकी सरफेस पे पाया जाता है। तो जो सरफेस पे पाया जा रहा है वही पोटेंशियल इसके अंदर कहीं पर भी आपको मिलेगा। तो v इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन कैपिटल R। बहुत अच्छी बात, ये इसका ग्राफ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
कि ये देखिए इनसाइड ये कांस्टेंट रहा है जो सरफेस पे था, सरफेस पे मैक्सिमम था, उसके बाद आप जैसे जैसे बाहर गए हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कहानी यहां चलती है, इसको याद करके रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। अगली बात देखते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो जो हमारे कोर्स में है उसके हिसाब से देखेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। अब यहां जो dv बाई डी आर क्वांटिटी है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। दूसरा, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये जो नेगेटिव साइन यहां पे दिख रहा है वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, यानी जिस तरफ पोटेंशियल घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही आपको मिलेगा। ये इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर तैयार करके रखिए जिसे आप कर पाइए, है ना। और दूसरी अगली बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ इस बार पूछा जरूर जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं? वो सरफेसेस जिसमें जिसका पोटेंशियल हर जगह सेम हो। तो इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। तो जो सरफेसेस जिसमें पोटेंशियल सेम हो, तो यही बात लिखी, यानी सरफेसेस हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्जांपल के तौर पे जो चार्ज कंडक्टर होता है, कोई भी चार्ज कंडक्टर ले लेंगे, तो चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस होती है उसमें हर जगह पोटेंशियल सेम होता है ना, तो उसको बोल देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एग्जांपल आपका हो गया। अब यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान करनी है, जैसे नो वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो आपको वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो Q लिखा और डेल्टा वी यहां जीरो है तो वर्क डन आ जाएगा जीरो। आप जानते हैं क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो किसी भी चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कोई वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। इक्विप जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंट के 90 डिग्री में होगा, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोजर होती है, यानी पास पास होती है, और वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दूर दूर होती है। तो जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर हो समझ जाइए वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पर करीब करीब हो समझ जाइएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कभी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट पर दो, मान लीजिए इसका 10 पोटेंशियल है इसका 20 है, तो इसमें तो भाई ये एक सेम सरफेस है तो यहां 10 हो इसकी वजह से 20 हो, दोनों पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे तो एक ही पोटेंशियल होता है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यहाँ पे ES लिख दिया था, जैसे कि कहीं ES लिखा है तो आप जान जाइए कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोला जा रहा है उसको। अब आगे की बात ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाथ से बड़ी मेहनत करके आपके लिए सब बना दिया है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होता है, जैसे गोला दिख रहा है देखिए, और ये जो तीर बने एरो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। हमेशा आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, तो ये कहानी खत्म हो जाती है। माइनस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगेन हो गई कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से बाहर जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बेसिकली डायपोल की कहानी है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यहां देखिए ना प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो ये यहां इसको इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, ये जो चार्ज है ना इस स्फीयर के सेंटर पे नहीं है, खिसका है, देखिए पास पास है यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ दूर दूर, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होती है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है इसलिए दूर दूर होती है। तो इसको पकड़ के रखिएगा, ये सेंटर पे, इस गोले के सेंटर पे ना बना दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और ये है टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी दो पॉजिटिव इक्वल चार्ज के लिए। और यहां पर देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल मिलती हैं, देखिए पैरेलल जा रही है, इस तरीके से जा रही है। इसको पकड़ के रखिए, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप क्या एग्जाम में बनाने को आ जाते हैं।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब भी कई सारे चार्जेस की असेंबली करते हैं, असेंबली मतलब इकट्ठा करते हैं, तो इंफिनिटी से लाने में जितना वर्क डन आपको करना पड़ता है वही उस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सिंपल एज दैट। ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब जैसे आप प्रेयर करते हैं सुबह, असेंबल एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। 2 पॉइंट चार्ज है, तो दो सिस्टम के लिए U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 R2। यहां पर Q1 Q2 में विथ साइन वैल्यू रखिएगा, और यहां पर हम बातचीत करें तीन सिस्टम का, Q1 Q2 Q3। ये देखिए इसके लिए ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 उसके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q3 उसके बीच का डिस्टेंस प्लस Q2 Q3 उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, अक्सर कुछ ना कुछ आता है, इसको तैयार करके जरूर रखा जाना चाहिए। फिर होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, उसमें एक डायपोल डाला है। अगर डायपोल को आप रोटेट करते हैं θ1 से θ2, ये मान लीजिए θ1 है सपोज यहाँ पे, और एक दूसरे एंगल में आप θ2 तक रोटेट कर गए, ये प्लस क्यू लिख दो और माइनस क्यू लिख दो, तो उस समय कितना वर्क डन आप करेंगे, जितना वर्क डन करेंगे वही सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, कई जगह ये माइनस बाहर देखेंगे तो अंदर वाली क्वांटिटी पलट दीजिएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 आ जाएगा। कई बुक्स में माइनस दिखेंगे तो घबरा ना जाए, इसको याद कर लीजिए कि अगर एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं θ1 से θ2, तो इतना आपको वर्क डन या इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर सेव हो जाने वाला है। और 90 डिग्री पर अगर डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो जीरो होगा, और साथ में अगर सिंपल एक डायपोल थीटा एंगल पे रखा है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस पीई कॉस थीटा। भाई एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब आगे की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेशल केस, ये आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखिए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलती है? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो। थीटा जीरो का मतलब क्या है? पी और ई की एक ही डायरेक्शन हो, उस समय आपकी यू जो होती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होती है, जो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान रखिएगा मिनिमम होती है हमेशा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। क्लास 11 में पढ़ा था, भूल भी गए होंगे। पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी की बात करें तो थीटा 90 मतलब पी और ई के बीच में 90 डिग्री का एंगल देखिए बना हुआ है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जहां पर थीटा 180 डिग्री होता है, यानी पी और ई के बीच में जो एंगल है 180 डिग्री है। इस समय मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई के बराबर होगा। ये मैक्सिमम, ये कहां पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्री ऑन बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? जब भी आप कोई कंडक्टर लेते हैं मेटल्स में, देखिए ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन साथ में रहता है। तो जब मेटल्स में जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग और ये अलग, तो ये आयन हो जाता है, और आयन भारी होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। और जो इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के गए हैं वो कहीं भी फ्री मूव करने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फ्री चार्जेस। भाई इलेक्ट्रॉन साथ में था तो ये न्यूट्रल थे, जब इसको छोड़ गया तो ये आयनाइज हो गया, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया उसे ये सिंपल हम बोल देते हैं फ्री चार्जेस। बड़ी आसान सी बात होती है, लेकिन आपका मेंशन है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंडक्टर आप प्लेस करेंगे उसका बिहेवियर कैसा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जस्ट आउटसाइड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये एक चार्ज कंडक्टर है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी लोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको मिलने वाला है। नेट चार्ज जो इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, कंडक्टर के अंदर कोई नेट चार्ज आपको नहीं मिलता है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस, जो कंडक्टर है उसके अंदर और उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है बेटा वो सेम मिलेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं कंडक्टर्स की। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी E इज इक्वल टू ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो
सरफेस के नॉर्मल है। और E0 होता है कैविटी के अंदर। इसके अंदर मान लीजिए कंडक्टर है, अंदर कोई आपने गड्ढा बना दिया है, कैविटी वैक्यूम वाली जैसे दांतों में बन जाती है, तो उस समय यहां उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा? शून्य। इसी बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा रीजन बनाना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। क्यों? कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव डिवाइस है, तो उसको आप इस कैविटी में रख देंगे तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा रहेगा, सेफ्टी रहेगी, इसलिए जरूरत पड़ती है। तो फील्ड फ्री रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, या उसको फेरेडे केज भी बोलते हैं, है ना। ये भी पकड़ के रखिए, बड़ी अच्छी सी बात है। अब डायलेक्टिक्स की बात करते हैं। तो डायलेक्टिक्स बेसिकली इंसुलेटर रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, वाटर, वैक्स, एयर एक्सेट्रा, ये डायलेक्ट्रिक्स है। डायलेक्टिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डायलेक्टिक्स, दूसरा होता है नॉन पोलर डायलेक्टिक्स। पोलर डायलेक्टिक्स क्या होते हैं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में सेपरेशन हो, जैसे H+ और Cl-, तो ये डायपोल बन जाता है, तो इसकी पोलैरिटी होती है। और यहां नॉन पोलर डायलेक्टिक्स में क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं या फॉल कर जाते हैं, तो ये नॉन पोलर डायलेक्टिक्स होती है। इनका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। इसका डायपोल मोमेंट होगा, इसका नहीं होगा। लेकिन डायपोल मोमेंट हो और चाहे ना हो, जब इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों के दोनों पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये डायलेक्ट्रिक की खूबसूरती है या इसका एक फिनोमिना है। अलग अलग पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ये दोनों ही पोलराइज्ड हो जाते हैं। अब क्या होता है कि डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E0, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायलेक्ट्रिक के अंदर में E0/K होता है। इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, K टाइम्स कैम। तो K क्या होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो E0/K इज द E नेट इन द डायलेक्ट्रिक, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिकल सब्सटेबिलिटी, इसको याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे एक नंबर के सवाल आते हैं। के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 1+ सब्सटेबिलिटी का है साई। ये सब्सटेबिलिटी की कहानी। सब्सटेबिलिटी का ये मोटा मतलब होता है कि जब किसी भी पदार्थ को, मैटर को, मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो कैसा बिहेव करता है ना। अब आगे की बात करते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक डायलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं खोता या विथ स्टैंड करता है। जैसे एयर के केस में 0.8 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड तक एयर पोलराइज नहीं होगी, उसके ऊपर कर दोगे तो वो कंडक्टर बन जाएगी। और माइका के लिए काफी ज्यादा, क्योंकि माइका तगड़ा डायलेक्ट्रिक होता है। अब आगे की बात कैपेसिटेंस की करते हैं। आप जानते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है, तो Q इज इक्वल टू CV। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो Q/V के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर Q को बढ़ाएंगे तो क्या C बढ़ जाएगा। फॉर्मूले से ऐसा लगता है कि Q बढ़ाने पर आपका C बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। आप ध्यान रखिएगा, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q। Q बढ़ाने पे C नहीं बढ़ता, क्योंकि जब आप Q बढ़ाते हो तो साथ साथ में V भी बढ़ जाता है, तो Q/V का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। क्या शेप है, गोला है, पैरेलल प्लेट है, कितना बड़ा है, छोटा है, इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में इसके परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या है, और इसके आसपास कोई और कंडक्टर है कि नहीं, इन चीजों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। आपको मालूम होना चाहिए, आपके यहाँ पूछते हैं। जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है जिसका रेडियस R है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है 4πε0 × R। इसको याद रखिएगा, स्फेरिकल कंडक्टर का कंडक्टेंस। 1 फैरेड के लिए, अगर मैं 1 फैरेड का स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए तो अर्थ से 1500 गुना ज्यादा का रेडियस हमें चाहिए, यानी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। यानी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर पे का कैपेसिटेंस काफी कम होता है। ये बात समझ में आ रही है ना, कि अगर 1 फैरेड चाहिए तो बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए जो अर्थ पे आ ही नहीं पाएगा, अर्थ के रेडियस से 1500 गुना बड़ा है। और इसीलिए, क्योंकि 1 फैरेड काफी बड़ी क्वांटिटी हो गई, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं वो माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड होती है। बहुत बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं। जो कैपेसिटर का सिंबल है ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है। मान लीजिए 10 माइक्रो फैरेड है, फिक्स्ड है। ये वेरिएबल, जहां पर बदल सकते हैं आप कैपेसिटेंस को। इस काम में आता है, ये इस एनर्जी और चार्ज को स्टोर करता है। आपको एनर्जी स्टोर करनी है या चार्ज स्टोर करना है तो आप इसका इस्तेमाल
कर पाएंगे बेटा। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है बेटा। और अगर इसके अंदर आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा ठूस दिया है, फुली फील्ड डायलेक्ट्रिक अंग्रेजी में बोले तो C की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, K टाइम्स हो जाता है, यानी कि डायलेक्ट्रिक जब आप डाल देते हो तो कैपेसिटेंस जाता है बढ़। और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पहले अगर सीरीज में कैपेसिटर लगे हैं तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 वाला फॉर्मूला चलेगा। अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है C1 प्लस C2 करके सिंपली जुड़ जाता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे और मैं आपको दिमाग में ला भी रहा हूं। अगली बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर के बराबर, या हाफ इसी को चेंज कर दीजिए क्योंकि Q इज इक्वल टू CV से Q स्क्वायर अपॉन C या हाफ Q बाई V। सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, एनर्जी सिंपली ऐड होती है, U1 प्लस U2 प्लस U3, 2-3 कैपेसिटर अगर लगे हैं तो सीरीज में या पैरेलल में। साथ में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कहां एनर्जी स्टोर होती है, पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत अच्छी बात। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे तो 1/एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बेसिकली यहां लिखा तो हुआ है कैपेसिटर के लिए, इन जनरल यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी होती है हर कंडक्टर के लिए मोटे तौर पे। तो यहां लिखा है, लेकिन किसी की भी बात करें तो यही एनर्जी डेंसिटी आप इस्तेमाल करेंगे बेटा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें, मान लीजिए दो आपने कंडक्टर लिए जिनका कुछ कैपेसिटेंस होगा C1 C2 और चार्ज है कुछ इस पे Q1 Q2। अब इसको एक तार से अगर आप जोड़ देंगे तो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। तो जब एक और जब तक तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए दोनों का, जब सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो उस समय चार्ज कितने होंगे आफ्टर इक्विलिब्रियम, तो पहले Q1 Q2 है, आफ्टर कनेक्टिंग इस पे मान लीजिए चार्ज हो जाते हैं Q1 डैश एंड Q2 डैश। ठीक, उस समय रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसकी कैपेसिटेंस के हिसाब से होता है। कॉमन पोटेंशियल कितना होगा इसका, V की बात करें तो V है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यह है कॉमन पोटेंशियल जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है तब। अब देखिए कि जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू हीट, क्योंकि वो टकराते हैं वायर में कई आयंस वगैरह से, तो हीट में एनर्जी वेस्ट हो जाती है या लॉस हो जाती है। कितनी एनर्जी लॉस होगी वो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डेल्टा यू। तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये है लॉस एनर्जी, क्यों हो रही है, हीट की वजह से लॉस्ट हो रही है एनर्जी। अब ये पार्शली फिल्ड डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं कि मान लीजिए डायलेक्ट्रिक पूरा नहीं भरा है, आपने भाई टोटल इसका सेपरेशन था स्मॉल d और इस डायलेक्ट्रिक की चौड़ाई केवल t है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो फॉर्मूला बनेगा C जो बनता है कैपेसिटेंस वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K बनता है पार्शली फिल्ड डायलेक्ट्रिक के लिए। और अगर आप मान लीजिए इसकी जगह डायलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर डाल देते हैं तो कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दीजिएगा, इसमें खेल खत्म इसका, बिल्कुल आसानी से आपका निकल जाएगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन वेरियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हर बार कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जाता है। ये क्या मुद्दा है ये समझाता हूं। ये एक मैंने कैपेसिटर लिया है जिसमें बैटरी कनेक्ट की है और मतलब परमानेंट ये कनेक्टेड है, और फिर इसके अंदर हम ये डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं कैपेसिटर के अंदर। अगर हम बैटरी कनेक्ट किए रहेंगे तो बैटरी केप्ट कनेक्टेड हो गया, अगर हम इसको चार्ज करके बैटरी हटा लेंगे तो बैटरी डिसकनेक्टेड हो गया। अब हम देखेंगे कि जब हम इसके अंदर डायलेक्ट्रिक ठूस रहे हैं तो इसके चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस और एनर्जी में क्या क्या परिवर्तन होंगे, ये परिवर्तन आपसे पूछे बहुत जाते हैं। तो देखिए जब बैटरी डिसकनेक्टेड है मतलब बैटरी से पहले चार्ज कर दिया उसके बाद हटा लिया बैटरी, तो चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन, ना का चार्ज कहीं जा पाएगा ना आ पाएगा। और अगर बैटरी कनेक्टेड है ऑलरेडी तो वो एक्स्ट्रा चार्ज पुश कर देती है, Q इज इक्वल टू K Q नॉट, क्योंकि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना उसका काम है। पोटेंशियल डिफरेंस गिरता है उसको बढ़ाने के लिए चार्ज
पुश कर देती है। अगर डिसकनेक्टेड है तो पोटेंशियल घट जाएगा वी नॉट अपॉन के, और इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल घटेगा नहीं, भाई बैटरी का काम ही है पोटेंशियल बना के रखना, एक सेल का काम। दूसरा E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, वी घटता है तो E भी घटता है, या E घटता है तो V घटता है। यहाँ V नहीं बदला तो E नहीं बदला। दोनों केस में याद रखिएगा जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, तो K इंटू सी नॉट नया कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा। और एनर्जी की बात करें तो अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो एनर्जी घट जाएगी यू नॉट अपॉन के, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो के टाइम्स आपका एनर्जी बढ़ जाने वाली है, यू इज इक्वल टू के इंटू यू नॉट। एक होता है और टॉपिक कोरोना डिस्चार्ज, जहां पर कंडक्टर में नुकीली चीज मिल जाती, शार्प एजेस, ये शार्प नुकीला स्थिति, वहां पर क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इसकी रेडियस बहुत कम होती है नुकीले हिस्से की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनको ये पोलराइज कर देता है, तोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और उस वजह से ये क्या होता है, ये चार्ज यहां मूव करना शुरू कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं भाई प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा तो इस तरीके से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इसे बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। बेटा वीडियो खत्म होने से पहले याद दिला दूं कि आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये पीसीएम वाले हैं, ये पीसी वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। खास बात क्या है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, डिट्टो छपने की बात नहीं कर रहा हूं, इस टाइप के पेपर थोड़ी आउट कराया है 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आसानी से लगा भी पाएंगे, फुली सॉल्व्ड है, सॉल्यूशन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% बोर्ड्स टारगेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड्स में 10 साल का ट्रेंड की एनालिसिस, और मैंने अपने 25 साल का एक्सपीरियंस इसमें लगाया हुआ है, जिससे आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस, जिससे आपको फायदा मिले। और साथ में अच्छी बात क्या है कि अगर आप कोई ऐसा जैसे पीसीएम पीसीबी ले रहे हैं या फिजिक्स केवल ले रहे हैं जहां फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर फ्री में एज ए गिफ्ट एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरी किताब के वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद ही रिकॉर्ड किए हैं मैं आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आपकी कुछ कमी ना रह जाए। जो बच्चे चाहते हैं इसको लेना वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, ये देखिए स्टोर सेक्शन में यहाँ पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे और भी कोर्सेज दिखेंगे, वहां पे जाके ले लीजिए और एक शानदार प्रदर्शन कीजिए। और अंत में थैंक यू वेरी मच, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।